हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से करेंट अफेयर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बोडो शांति समझौता को डिस्कस करूंगा। कल के वीडियो में हमने बताया था कि करेंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित हैं, और उसी टॉपिक में से एक टॉपिक को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक संभावित हैं, उनमें से कई टॉपिक को मैं पहले ही फिनिश कर चुका हूं, और आज उसी के सीरीज के रूप में मैं आप लोगों के साथ बोडो शांति समझौता 2020 को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि आखिर यह मामला क्या है जिसे लेकर समझौता हुआ है। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड को हम लोग समझेंगे। बैकग्राउंड के बाद इस शांति समझौते के महत्वपूर्ण बिंदु, इसके पक्ष विपक्ष के तर्कों को समझेंगे, और अंत में यह डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से भारत में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने में बोडो शांति समझौता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आखिर इस समय यह मामले इशू जो है वह हाईलाइटेड इशू क्यों बन चुका है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार और बोडो समूहों के बीच हाल ही में बोडोलैंड प्रादेशिक स्वायत्त जिला BTAD की पुनर्संरचना और नाम बदलने को लेकर एक समझौता हुआ है, और इसीलिए यह इशू अभी हाईलाइटेड है। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड में जाकर बता दूं कि भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, चूँकि यह मामला पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है, और संविधान के 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रबंधन की बात की गई है। आर्टिकल 371 खा यानी कि बी में असम राज्य के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज डिस्कस करेंगे बोडो शांति समझौता। तो सबसे पहले आपको संक्षेप में बता दूं कि जो बोडो है वह बोडो एक जनजाति का नाम है, और यह असम का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। राज्य की कुल आबादी में इस समुदाय का हिस्सा लगभग 5 से 6% हिस्सा है। यानी कि असम राज्य में बोडो एक जनजाति है जो कि वहाँ की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। कौन सी? बोडो। कुल राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसका 5 से 6% आबादी बोडो जनजाति की है, और वो भी असम में मेनली 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, कोकराझार, बक्सा, उदालगुरी और चिरांग। ये 4 ऐसे ज़िले हैं जहां पर इन जनजाति की, बोडो जनजाति की बहुलता है, और इसीलिए चूंकि वह अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में उसे चिन्हित किया गया है। तो संविधान के 6ठे अनुसूची के तहत इन चारों जिलों को मिलाकर एक बोडो टेरिटोरियल, एक स्वायत्त जिले का गठन वहां पर किया गया है। तो देखिए, यह बोडो विवाद है। बोडो विवाद अगर संक्षेप में आप समझे तो इसे मैं मैप के जरिए यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। इस मैप में असम का यहाँ पर मानचित्र दिखाया गया है। असम जो पूर्वोत्तर भारत का एक हिस्सा है। तो हमने बताया कि असम में बोडो जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। राज्य की आबादी का 5 से 6% आबादी बोडो जनजाति की है, और राज्य के 4 जिले, कोकराझार, देखिए यहाँ पर कोकराझार है, ये चिरांग है, यहाँ पर उदालगुरी है, और यहाँ पर बक्सा है। तो इन 4 जिलों में बोडो जनजातियों की यहाँ पर बहुलता है, और यहाँ पर आपका ऐसे ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से क्रॉस करती है। ठीक है, तो बोडो जनजाति चूँकि ब्रह्मपुत्रा के उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ पर यह है ब्रह्मपुत्रा नदी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, और यह ब्रह्मपुत्रा का उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो ऊपर का क्षेत्र ब्रह्मपुत्रा नदी का उत्तरी क्षेत्र, और नीचे का क्षेत्र ब्रह्मपुत्रा नदी का दक्षिणी भाग कहलाएगा। तो चूंकि बोडो जनजाति ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपरी क्षेत्र में अधिक रूप से पाए जाते हैं, तो इनकी मांग है कि असम को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए, और उत्तरी असम का जो क्षेत्र है उसे बोडोलैंड राज्य के रूप में विकसित किया जाए। यानी कि बोडो जनजाति, जो बोडो शांति समझौता हुआ, वो बोडो जो समुदाय है उनकी मांग है कि ब्रह्मपुत्रा नदी
के ऊपर का जो क्षेत्र है उसे पूरी असम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर के क्षेत्र को बोडोलैंड के रूप में नामकरण किया जाए, जहां पर बोडो जनजातियों की बहुलता है, जिनमें कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगिरी जैसे जिले भी शामिल हैं। यानी अब आप समझ गए होंगे कि बोडो का जो मामला है वह असम में अलगाववादी समूह है जो असम में भी एक नए प्रांत बोडोलैंड के गठन की मांग करते चला आ रहा है। और सिर्फ मांग ही नहीं कर रहा है, बल्कि आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा कि इसके लिए इसने हिंसक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है, इसने शस्त्र को धारण किया है और राज्य के खिलाफ इसने सशस्त्र क्रांति की अवधारणा रखी, जिसके कारण वहाँ पर अस्थिरता देखने को मिली है असम के डेवलपमेंट में। तो चूंकि अब बोडो शांति समझौता हो गया है, तो यह आशा की जा रही है कि अब शांति समझौते के जरिए असम में शांति सुनिश्चित की जाएगी। और बोडो समझौते के तहत जो बोडो समुदाय पहले बोडोलैंड नए राज्य स्वायत्त राज्य की मांग कर रहे थे, वे अब इस मांग को नहीं करेंगे और समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़कर राष्ट्र की विकास में, असम राज्य की विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड में डिस्कस करूंगा, लेकिन इसका मानचित्र के जरिए एक नए बोडोलैंड की मांग इन्होंने की थी और इसी के परिप्रेक्ष्य में बोडो शांति समझौता 2020 ईस्वी में केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार और बोडो समुदाय के मध्य में किया गया। मुझे उम्मीद है कि यह इसकी जो क्यों है यह इशू हाईलाइटेड उसे आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि पहली बार बोडोलैंड की मांग कब की गई। एक राजनीतिक संगठन बनाया गया इनके द्वारा, प्लेन्स ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम, PTCA। इन्होंने 1966 से 67 ईस्वी में पहली बार एक अलग बोडोलैंड राज्य के गठन की मांग की। हमने बताया ऊपर कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी क्षेत्र में इस जनजातीय समुदाय के द्वारा बोडोलैंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। कब की गई पहली बार? 1967 ईस्वी के आसपास। 1987 ईस्वी में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन की अगुवाई में असम को 2 भागों में बांटने की मांग तेज हुई। 1966 ईस्वी से इसकी मांग प्रारंभ होती है बोडोलैंड के निर्माण को लेकर, जो कि 1987 आते आते यह अपनी चरम सीमा पर आंदोलन पहुंच जाती है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के उपेंद्र नाथ ब्रह्मा द्वारा किया जाता है। अब क्या हो गया कि इसके लेकर असम में अशांति फैलने लगी। इसके कारण 1985 ईस्वी में असम इस समय एक समझौते किया गया और उस समझौते के तहत 1993 ईस्वी में समझौता हुआ, जिसमें असम की अस्मिता को मजबूती प्रदान की गई। अब क्या हो गया देखिए, चूंकि असम को 2 भागों में बांटने की मांग चल रही थी, ऊपर का क्षेत्र था बोडोलैंड और नीचे का क्षेत्र जो असम कहलाता। चूंकि इनकी मांग थी बोडोलैंड नए राज्य के रूप में गठन, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि 1985-86 आते आते आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच जाती है, पूरे असम में अशांति फैल जाती है। ऐसी स्थिति में 1993 ईस्वी में असम समझौता किया गया और असम के जो लोग थे, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी के क्षेत्र थे, उस दक्षिणी ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी क्षेत्र यानी कि असम के प्रभुत्व वाले क्षेत्र को एक नई पहचान मिली, असमीय जो अस्मिता कहा जाता उसे पहचान मिली। अब इसके कारण ऊपर के जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर के क्षेत्र के लोग थे, जहाँ पे बोडो जनजाति हावी है, तो उसने भी अपनी अस्मिता के लिए आंदोलन को तेज कर दिया और इसके लिए उन्होंने हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इसके बाद चूंकि अब यहाँ पर शांति बहाली करनी थी, तो ऐसी स्थिति में 1993 ईस्वी में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के साथ पहला समझौता किया गया और इस समझौते के तहत बोडो स्वायत्त परिषद का गठन किया गया। अब इसके पास बोडो स्वायत्त परिषद का गठन किया गया ताकि बोडोलैंड का जो एरिया था जहाँ पे बोडो जनजाति हावी थी, तो वे अपना विकास खुद से कर सकें। तो इसके लिए बोडो स्वायत्त परिषद का गठन किया गया। 2003 ईस्वी में आते आते इसे कुछ और अन्य शक्तियां प्रदान की गई और एक बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC
बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया था। यानी कि आपने देखा इस समझौते में 3 समझौते हुए। पहला समझौता 1993 ईस्वी में बोडोलैंड जो बोडो समुदाय थे उसके साथ किया गया। ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के साथ पहला समझौता हुआ, जिसमें बोडो स्वायत्त परिषद का गठन। 2003 ईस्वी में इसके बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का गठन, और इसके बाद फाइनली 2020 ईस्वी में तीसरा बोडो शांति समझौता हुआ, जिस पर त्रिपक्षीय शांति समझौता पर त्रिपक्षीय हस्ताक्षर किए गए। अब इन 3 पक्षीय हस्ताक्षर में कौन कौन 3 पक्ष शामिल थे, इस पर चर्चा करते हैं। पहला पक्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री, असम की सरकार, असम गवर्नमेंट और बोडो शांति समझौते से जुड़े बोडो जनजाति के लोग, ये 3 पक्षीय समझौता रहा। समझौते के तहत वर्तमान में जो बोडो बहुल गांव है, हमने 4 डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस किया था कि जहां पर बोडो समुदाय हावी है, तो वर्तमान समय में बोडो बहुल ऐसे गांव जो BTAD से बाहर है। हमने ऊपर जो भी डिस्कस किया कि बोडो प्रादेशिक क्षेत्र विकास हमने जो 2003 ईस्वी में गठित हुआ, तो इससे जो बाहर है और बोडो बहुल गांव है तो उसको इस क्षेत्र में शामिल कर दिया जाएगा और गैर बोडो आबादी वाले क्षेत्र को बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अब जो BTAD का गठन होगा, पुनर्गठन कह सकते हैं आप, तो इसमें पूरी तरह से सिर्फ बोडो जनजाति वाला क्षेत्र ही शामिल होगा। अभी तक बोडो जनजाति वाला ऐसा क्षेत्र जो इसमें शामिल नहीं हुआ था उसे शामिल कर लिया जाएगा और गैर बोडो वाले क्षेत्र को इससे बाहर कर दिया जाएगा। यह इसकी सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि असम सरकार के द्वारा इन बोडो अलगाववादियों पर जितने भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस कर लिया जाएगा, और बोडो आंदोलन के दौरान जो भी सदस्य मारे गए हैं बोडो जनजाति के, उन परिवारों को 5 लाख रुपये की वहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला, बोडो इलाकों में विकास हेतु केंद्र सरकार के द्वारा 1500 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी BTAD का गठन किया गया, बोडो टेरिटोरियल एरिया डेवलपमेंट, तो इसके विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास दी जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, और इन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 250 करोड़ रुपये 3 सालों तक लगातार असम सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो यह इसकी प्रमुख विशेषता है, क्योंकि आप किसी क्षेत्र से अलगाववादी की जो भावना है उसे मिटाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वहां पर उस क्षेत्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा। केंद्र सरकार ने यह बात को समझा और केंद्र सरकार ने निर्धारित किया कि उस क्षेत्र के विकास के लिए हम 1500 करोड़ रुपया की विशेष पैकेज प्रदान करेंगे, और असम सरकार 250 करोड़ रुपये प्रति वर्ष यानी कि 3 वर्ष तक यानी कि 750 करोड़ रुपया असम सरकार उस क्षेत्र को प्रदान करेगी। तब जाकर वह क्षेत्र असम के अन्य क्षेत्रों के इक्विवेलेंट आएगा और वहां के लोगों के मन से अलगाववादी भावना जो है वह दूर होगी। अब देखते हैं कि समझौते से फायदे क्या हैं, क्यों हमने इस समझौता पर जोर दिया। आखिर भारत सरकार, असम सरकार एक अलगाववादी संगठन से क्यों समझौता करेगी, तो इसके भी कई सारे पहलू हैं। चूंकि इससे समझौते का जो सबसे बड़ा लाभ यह हो गया कि 50 वर्ष पुराने जो बोडो संकट इशू चला आ रहा था कि इन जनजातियों द्वारा जो बोडो लैंड की मांग की जा रही थी, एक अलग प्रांत असम के अंतर्गत ही एक अलग प्रांत की मांग की जा रही थी, तो उस समस्या का समाधान हो गया। अलगाववादियों की मुख्य धारा में वापसी हो गई, क्योंकि पहले जो अलगाववादी लोग हिंसा के जरिए हिंसक गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, अब वे समाज की मुख्य धारा में वापस लौट गए, तो इससे कहीं ना कहीं विकास का मार्ग भी असम में प्रशस्त होगा और वे लोग खुशहाल के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हिंसा का रास्ता छोड़ अलगाववादी समुदाय जो भी है वह सरेंडर करेंगे और अपने सशस्त्र गुटों के संचालन को भी रोकेंगे। सशस्त्र गुटों के संचालन को रोकेंगे और जो भी अलगाववादी गुट के सदस्य हैं वे सभी आत्मसमर्पण करेंगे। और तुरंत अगर देखा जाए तो 1500 लोगों ने तुरंत आत्मसमर्पण भी किया था। इसका प्रत्यक्ष परिणाम रहा बोडो समूहों के द्वारा असम की क्षेत्रीय स्वायत्त बनाए रखने पर सहमति के कारण असम में शांति बहाली भी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम असम की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेंगे, सिवाय बोडोलैंड का विकास किया जाना चाहिए। और बोडोलैंड के विकास के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय पैकेज दी गई। 1500 करोड़ रुपये आपको केंद्र सरकार ने दिया, 250 करोड़ रुपये की दर से 3 वर्ष तक असम सरकार देने की घोषणा की। तो इससे कहीं ना कहीं बोडोलैंड का भी डेवलपमेंट होगा और इससे असम की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित
सुनिश्चित होगी और इसके कारण असम में शांति बहाली होगी, असम में विकास प्रक्रिया काफ़ी तेजी गति से प्रारंभ होगी और कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर भारत एक समृद्ध भारत के रूप में नए रूप भारत को प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से समझौते के क्या क्या फायदे थे उसे डिस्कस किया। यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस समझौते के बाद अपना स्टेटमेंट दिया था कि यह समझौता का मतलब कौन समझौता? बोडो समझौता 2020, बेसिकली यह 27 जनवरी को यह समझौता किया गया था। ठीक है, तो 27 जनवरी 2020 को हुआ बोडो समझौता असम तथा बोडो क्षेत्र के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है। इससे बोडो क्षेत्र एवं असम का विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। तो इस स्टेटमेंट के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बोडो शांति समझौता असम की विकास के लिए, पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए यह एक जरूरी था। तो यह है केंद्रीय गृह मंत्रालय का स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि शांति समझौते से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा जाहिर किया गया ऐसा विचार कि बोडो समुदाय के प्रति केंद्र के उदार रवैये के कारण अन्य समुदायों के बीच भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि जो अलगाववादी गुट थे वे हिंसक गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, अब वे समाज में अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिकता जल्दी बदलने वाली चीज़ नहीं है। तो हो सकता है कि समाज के जो दूसरे जनजातीय वर्ग हैं उनके प्रति नफरत अभी भी उनके मन में विद्यमान हो, तो इसके कारण भी समाज के जो दूसरे वर्ग हैं उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। हालांकि सरकार के द्वारा और उन जनजातीय समूहों के द्वारा भी ऐसी गतिविधियों को संचालित न करने की बात कही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भावना, असुरक्षा की भावना लोगों में विद्यमान होती है। अगली समस्या है कि असम के कोकराझार के सांसद, जो कि खुद एक गैर बोडो हैं, उन्होंने सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बोडो समस्या का समाधान गैर बोडो समस्या को जन्म ना दे। ऐसा ना हो कि अब सिर्फ बोडो समस्या के समाधान के कारण अब बोडो जनजाति के डेवलपमेंट पर लगे रहें और गैर बोडो जनजाति जो हैं उनके अधिकारों का हनन होने लगे। तो यह सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि बोडो शांति समझौते के जरिए भले ही उन्होंने बोडो जनजातियों में स्वाभिमान जगाने का प्रयास किया है, राष्ट्र की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं यह समस्या गैर बोडो जनजाति में सुरक्षा की भावना को उत्पन्न न कर दे। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर असम की गवर्नमेंट हो, इन दोनों को वहाँ के लोगों को विश्वास बहाली पर जोर देना होगा। अब प्रश्न उठता है कि शांति समझौते हो गए, इसके विभिन्न पहलू का हमने देखा, इसकी समस्याओं को डिस्कस किया। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्या, आगे भविष्य में क्या संभावनाएं यहाँ से उत्पन्न होती है। तो देखिए इससे क्या होगा, भविष्य में इससे असम में डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा संभावना है। जो भी जनजातीय समुदाय है असम की, चाहे वह बोडो जनजातीय समुदाय हो या गैर बोडो जनजातीय समुदाय हो, वे सभी मिलकर, जब तक वे मिलकर विकास की रूपरेखा निर्धारित नहीं करेंगे तब तक किसी भी राष्ट्र की विकास नहीं हो सकती। तो यह बहुत हद तक इस संभावना है कि चूंकि अब ये मुख्य धारा की ओर अब ये इन्होंने वापसी की है, तो गैर बोडो जनजाति के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर अपने असम के विकास में और पूर्वोत्तर भारत के विकास में यह मददगार साबित होंगे। इनका एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि हम अब अलग असम के बजाय, असम से एक अलग बोडोलैंड के निर्माण की बजाय असम के अंदर ही अपनी स्वायत्ता का, असम के अंदर ही विकास की रूपरेखा को निर्धारित करेंगे। यानी कि जिस प्रकार से भारतीय संविधान के 6th शेड्यूल में शामिल किया गया है कि जनजातीय क्षेत्रों को लेकर एक स्वायत्त परिषद का गठन किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में असम के अंदर ही चूंकि BTAD का गठन किया जा चुका है, BTAD बोडो टेरिटोरियल एरिया डेवलपमेंट, तो BTAD का गठन किया जा चुका है। तो यह बहुत संभावना है कि इसके जरिए बोडो जनजाति के जो विकास की जो नींव है, क्या क्या विकास उन्हें चाहिए, किस प्रकार की नीड्स की उन्हें ज़रूरत है, तो ऐसी समस्याओं का समाधान इस स्वायत्त परिषद के जरिए किया जा सकेगा। और इसकी एक महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस हमने नहीं किया ऊपर, कि अभी जो असम की विधानसभा में 40 सीटें हैं, वह सीटें बढ़कर 60 सीटें यहाँ पर विधानसभा की सीटें हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि BTAD बोडो टेरिटोरियल एरिया डेवलपमेंट के जरिए बोडो शांति समझौते के माध्यम से असम की विकास की रूपरेखा को नई दिशा देने के लिए बोडो शांति समझौता इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बोडो शांति समझौते के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास किया है। चूँकि यह समझौता 2020 ईस्वी में हुआ है और पूर्वोत्तर भारत में शांति बहाली से लेकर संबंधित है और अभी वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कई सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक इसे जानना, यह इंटरनेशनल इशूज, यह नेशनल इम्पोर्टेंस का इशू बन जाता है। चूँकि असम का जो क्षेत्र है वह दूसरे देशों के साथ इसका बॉर्डर साझा होता है, तो इसके कारण बोडो का जो मामला है वह सिर्फ राष्ट्रीय मामला नहीं, एक पड़ोसी देशों के साथ जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय मामला भी बन जाता है। तो ऐसी दृष्टि में यह आवश्यक है कि बोडो शांति समझौते से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझ लिया जाए, विभिन्न पक्षों पर इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि एग्जाम के लिए संभावित महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक, आज का जो बोडो शांति समझौते से संबंधित कॉन्सेप्ट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पर मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।